तो ये चेस और टैक्सी ड्राइविंग जो दोनों एजेंट्स हैं, इनके जो एनवायरनमेंट्स हैं, ये दोनों जो हैं सीक्वेंशियल एनवायरनमेंट्स हैं। क्योंकि अगर जब आप चेस खेल रहे होते हैं तो आपको पता है कि आप कोई मूव करते हैं तो आप उसी वक्त उसका फ़ायदा लेने के लिए वो मूव नहीं करते, वो आप कहते हैं कि मैं ये करूँगा तो फलाना शख्स ये कर सकता है और फ्यूचर में यहाँ जाके मैं उसको फंसा लूँगा। तो जो भी आप स्टेट्स, एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे जा रहे होते हैं, वो स्टेट्स पिछली स्टेट्स के ऊपर डिपेंड कर रही है। इसी तरह टैक्सी ड्राइविंग में भी जो है, आप किसी मुकाम पे खड़े हैं और वहाँ से 3-4 ऑप्शंस निकलती हैं। तो अगर आपने किसी डेस्टिनेशन पे जाना है तो वो सारी जो ऑप्शंस हैं वो सारी आपको नहीं ले जाएँगी वहाँ पे। या अगर चलो सारी लेके भी जाती हैं तो आपने अगर 2 घंटे में ही वहाँ पे पहुँचना है तो एक ख़ास कोई अगली स्टेट होगी जो आपको फ़ास्ट ट्रैक पे लेके जाएगी। तो वो पिछली स्टेट और अगली स्टेट आपस में डिपेंडेंट हैं कि आप 2 घंटे में अगर वहाँ डेस्टिनेशन पे पहुँचना चाहते हैं तो मुख्तलिफ स्टेट्स जो हैं आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं कि इसके बाद यहाँ पे पहुँचेंगे, इसके बाद यहाँ पे पहुँचेंगे, तो तब आप वहाँ उसको अचीव कर सकते हैं। तो ये सीक्वेंशियल एनवायरनमेंट्स हैं। तो आगे चलते हैं। तो इसी तरह ये अब बहुत सी कैटेगरीज हैं, स्टैटिक वर्सेस डायनामिक है। अब स्टैटिक, इफ द एनवायरनमेंट कैन चेंज व्हाइल एन एजेंट इज डिलिबरेटिंग, या डिलिबरेटिंग यहाँ से मुराद ये है कि जब वो एजेंट इज वर्किंग इन एन एनवायरनमेंट। तो जब एजेंट किसी एनवायरनमेंट में काम कर रहा होता है और साथ साथ एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रही होती हैं तो फिर तो वो डायनामिक है। और अगर एनवायरनमेंट में चेंज नहीं आ रही तो फिर वो स्टैटिक है। तो ये स्टैटिक वर्सेस डायनामिक, बाकी आप इसको टेक्स्ट बुक से खुद पढ़ें। इसी तरह डिस्क्रीट वर्सेस कंटिन्यूस है, और अगर आप अ, इनकी सिंपल डिस्टिंक्शन करना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने 1-2 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, बाकी स्टाफ आप बुक से देख सकते हैं कि a discrete environment is one where you have finitely many choices. फाइनाइटली से मुराद लिमिटेड। अगर आप एक स्टेट के ऊपर हैं और उस स्टेट से आगे लिमिटेड आपके पास ऑप्शंस हैं, एंड फाइनाइटली मैनी थिंग्स यू कैन सेंस, और आप उस स्टेट से आगे बस कुछ लिमिटेड 5, 6, 7, 8, 9, 10 लिमिटेड चीज़ें ही सिर्फ आप परसीव कर सकते हैं। तो ये डिस्क्रीट एनवायरनमेंट होगा। फॉर एग्जांपल, देयर इज फाइनाइटली मैनी बोर्ड पोजीशंस एंड मूव्स यू कैन मेक इन अ चेस गेम। अगर आप चेस की गेम खेल रहे हैं और आप किसी स्टेट के ऊपर जाते हैं तो आपके पास आगे जो ऑप्शंस होती हैं आगे मूव करने की, वो फाइनाइट ही होती हैं। वो कोई अनलिमिटेड या अनफाइनाइट नहीं, इन्फिनिट ऑप्शंस नहीं होती कोई आपके पास। इसी तरह कंटिन्यूअस एनवायरनमेंट जो है is an environment where the possible choices you make and things you can sense are infinite. और कंटिन्यूअस में क्या है, इन्फिनिट होती है। डिस्क्रीट में फाइनाइट होती हैं, कंटिन्यूअस में इन्फिनिट ऑप्शंस होती हैं आपके पास। फॉर एग्जांपल, आपने एक थ्योरी सुनी होगी कि इंटीजर नंबर 1 है और 2 है, इसके बीच में जो नंबर्स हैं वो एक किस्म के इन्फिनिट नंबर्स हैं। अगर आप उसको मजीद पोर्शन में डिवाइड करते जाएं, छोटे से छोटे से छोटा से करते जाएं, तो वो मेरे ख्याल हमारे जो डिवाइसेस हैं या जो हमारी कैलकुलेशन है वो ख़त्म हो सकती है, लेकिन वो 0.099999 वो वाली लेंथ ख़त्म नहीं हो सकती, वो चलती ही रहेगी। तो वो आप एक थ्योरम पढ़ते भी हैं डिस्क्रीट स्ट्रक्चर में कि दो नंबर्स के दरमियान जो है वो इन्फिनिट रियल वैल्यूज हैं। तो एनी हाउ, तो वो इसकी बेहतरीन एग्जांपल थी।
तो इसी तरह नोन वर्सेस अननोन, कि अगर तो एजेंट को अपने एनवायरनमेंट के बारे में मुकम्मल तौर पर तमाम स्टेट्स का नॉलेज है तो वो नोन है, और अगर नहीं है तो वो अननोन है। सिंपल। बाकी आप इसको ज़रा खुद पढ़ें, चीज़ें सिंपल हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं है। यहाँ पे इस स्लाइड में अब टेबल में एक साइड पे आपको एजेंट दिखाया गया है या टास्क एनवायरनमेंट, और फिर जो कैटेगरीज आपने पीछे पढ़ी हैं, फुली ऑब्जर्वेबल, पार्शली ऑब्जर्वेबल, सीक्वेंशियल, एपिसोडिक, डिटर्मिनिस्टिक या स्टोकास्टिक, वो सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे कॉलम वाइज जो हैं उस एजेंट के लिहाज से बताया गया। फॉर एग्जांपल क्रॉसवर्ड पजल, तो क्रॉसवर्ड पजल एक ऐसी पजल है जिसमें रोज और कॉलम्स की शेप में आपने कोई सीक्वेंस ऑफ, वो सेंटेंस का सीक्वेंस भी हो सकता है, वर्ड का भी हो सकता है, वर्ड है तो वर्ड भी होता है, एक वर्ड के स्पेलिंग्स पूरे करने होते हैं आपने। तो क्रॉसवर्ड पजल में जब आपके सामने वो छोटा सा पजल अखबार में बात बात छपती है, तो वो सारी की सारी पजल आपके सामने होती है, तमाम स्टेट सामने होती है, इसलिए वो फुली ऑब्जर्वेबल, और उसको सिर्फ एक प्लेयर उसको सॉल्व कर सकता है, तो इसलिए सिंगल एजेंट है। आप जब एक लेटर डिटरमिन कर लेते हैं और उसके बाद कोई एक्शन करके आप उसका नेक्स्ट जो पॉसिबल नेक्स्ट जो लेटर होता है वो डिटरमिन कर सकते हैं उससे नेक्स्ट कंप्लीटली, तो ये डिटर्मिनिस्टिक भी है। अ, और इसमें फॉर एग्जांपल अगर आप एक वर्ड है ब्यूटीफुल और उसके अंदर BEAU आप अ, तो हर लेटर आप देख रहे हैं कि बी के बाद ई है, ई के बाद ए है, ए के बाद यू है, तो ये तमाम लेटर्स एक दूसरे के डिपेंड कर रहे होते हैं और आप उसी डिपेंडेंसी से उसका सीक्वेंस निकाल लेते हैं। तो ये एपिसोडिक नहीं है बल्कि ये सीक्वेंशियल है। और इसी तरह स्टैटिक, स्टैटिक से मुराद है जब आप एजेंट उसके ऊपर काम करेगा तो वो कोई उसकी स्टेट्स बदल नहीं जाएगी, वो पहले से फिक्स्ड है, तो ये स्टैटिक एनवायरनमेंट है। और इस तरह डिस्क्रीट, फाइनाइट ऑप्शन ही आपको अवेलेबल है, इन्फिनिट ऑप्शन उसमें अवेलेबल नहीं है आपको, वो जो वर्ड आपने पूरा करना। तो ये इस तरह की चीज़ें हर इधर एजेंट्स लिखे हुए हैं और उनके बारे में उनकी जो कैटेगरी बनती है, एनवायरनमेंट एनवायरनमेंट की जो क्लास बनती है वो आगे लिखी हुई है इन कैटेगरी, तो ये भी आप पढ़ लीजिएगा, इसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा टॉपिक चेंज होता है और ये इस चैप्टर का ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक है, एजेंट्स का। और इस टॉपिक का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एजेंट्स, जिसमें हम मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स देखेंगे एजेंट्स को कि किस तरह से मुख्तलिफ एजेंट्स को डिज़ाइन किया जा सकता है, या मुख्तलिफ एजेंट्स के मॉडल्स आप देखेंगे कि किस तरह से आप उसको उसका मॉडल डिज़ाइन कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले एजेंट क्या है? एजेंट आर्किटेक्चर और उसके अंदर मौजूद प्रोग्राम का नाम है। यानी कि एजेंट को आप लिख सकते हैं कि एजेंट इज इक्वल टू आर्किटेक्चर प्लस प्रोग्राम, कि पहले इसका आर्किटेक्चर डिज़ाइन किया जाता है फिर उसके अंदर प्रोग्राम कोड किया जाता है। तो नॉर्मली आपको मालूम है कि जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं वो नॉर्मली किसी ना किसी कंप्यूटिंग डिवाइस के अंदर रन करते हैं, और वो जो कंप्यूटिंग डिवाइस होता है उसके साथ सेंसर्स भी होते हैं और एक्चुएटर्स भी होते हैं। अब ये जो बातें हम कह रहे हैं ये एआई के से पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं कि एजेंट क्या चीज़ है। हम कह रहे हैं कि एजेंट एक प्रोग्राम है जो किसी कंप्यूटिंग डिवाइस के अंदर रन करता है, और उस कंप्यूटिंग डिवाइस में सेंसर्स भी हैं और एक्चुएटर्स भी हैं। तो जब वो जो कंप्यूटिंग एक प्रोग्राम और फिर कंप्यूटिंग डिवाइस और उसके सेंसर्स और एक्चुएटर्स, अगर आप ये जहन में लाएं, एक्चुअली प्रोग्राम ना बनाने बैठ जाएं, बल्कि आप ऐसे बनाएं एक खाका सा कि एक प्रोग्राम है, एक फिजिकल डिवाइस है, उसके अंदर ये प्रोग्राम है, ये उसके सेंसर्स हैं, ये एक्चुएटर्स है। तो ये सारी बातें जब आपके जहन में आती हैं तो एक खाका सा बनता है आपके जहन में, और इसको बोलते हैं आर्किटेक्चर।
इसको क्या कहा जाता है? आर्किटेक्चर कहा जाता है। अब जो पोर्शन प्रोग्राम का है तो वो तो बाद में आप उसको प्रोग्राम को बनाते हैं और फिर वो एजेंट कंप्लीट हो जाता है। और हमारी जो एआई का सब्जेक्ट है या जो कंप्यूटर साइंस में जो एआई है, हमारा काम सिर्फ इतना है कि हम उस एजेंट प्रोग्राम को डिज़ाइन करें और इस तरह डिज़ाइन करें कि एजेंट का जो बिहेवियर है, जो उसका फंक्शन है, वो हमने इसको इम्प्लीमेंट करना होता है। जैसे वैक्यूम एजेंट का फंक्शन क्या था? मूव लेफ्ट राइट, ये फलां सारी चीज़ें इधर उधर करना, सकिंग करना। तो वो एजेंट का फंक्शन जो है वो इम्प्लीमेंट करना। और एजेंट का फंक्शन क्या है? मैपिंग फ्रॉम परसेप्ट्स टू एक्शंस, कि वो सेंसर से परसेप्ट्स लेगा और एक्चुएटर्स के थ्रू एक्शंस परफॉर्म कर देगा। ये एजेंट का फंक्शन। बहरहाल दूसरा पॉइंट सिर्फ आपको इतना बता रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस कोर्स में हमारा काम सिर्फ एजेंट के प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करना है, आर्किटेक्चर बनाना नहीं है। सीएस के जो लोग हैं, हाँ, अगर जब आप पूरी प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं तो आपकी टीम में फिर कोई इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियर भी आपके साथ हो सकता है, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का स्टूडेंट भी आपके साथ हो सकता है और वो फिर आर्किटेक्चर के ऊपर काम करेंगे और आप अपने हिस्से पे एजेंट प्रोग्राम पे काम करेंगे और इस तरह ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। एनी हाउ, आगे चलते हैं। अब एजेंट प्रोग्राम के बारे में ही थोड़ी सी और बातें, और हम इसमें देखेंगे कि पहले शुरू में क्या अप्रोच थी और अब आगे क्या। अ, आजकल एजेंट प्रोग्राम को जब डिज़ाइन किया जाता है तो क्या अप्रोच है। तो शुरू-शुरू में जब कोई रैशनल एजेंट बनाया जाता था, तो उसमें जो डिज़ाइनर्स थे, जो प्रोग्रामर्स थे, वो कोशिश करते थे, डिज़ाइनर्स जो कोशिश करते थे एक टेबल बनाएँ वो। और उस टेबल के अंदर क्या होता था, उसमें हर पॉसिबल परसेप्ट या परसेप्ट सीक्वेंस के आगे उसका एक्शन होता था। जैसे आपने पीछे स्लाइड 5 में जब आप देखा होगा, ये एक टेबल या ये वाला टेबल, ये पॉसिबल परसेप्ट सीक्वेंस है और उसके अगेंस्ट ये एक्शंस हैं। तो ये टेबल कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं। पहले शुरू में लोग ये करते थे कि टेबल कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते थे। लेकिन यहाँ यहाँ टेबल बनाने के बाद फिर वो इस तरह का कोई एल्गोरिदम सा डिज़ाइन करते थे। ये जो नीचे आपको नीचे फिगर 2.7 में दिया गया, और ये जो फिगर है ये आपके पास एक ट्रिवियल अप्रोच है, यानी कि इसकी इतनी कोई अहमियत नहीं है। ये एक आजकल के लिहाज से ये एक बेकार सा एजेंट प्रोग्राम है। लेकिन ये क्या करता है, ये परसेप्ट लेता था। ये अगर आप इसमें देखें, इसका आर्गुमेंट परसेप्ट है, परसेप्ट लेगा और अगर पहले से कोई परसेप्ट सीक्वेंस मौजूद है तो फिर उसके अंदर उसको अपेंड करता है परसेप्ट सीक्वेंस को, और फिर जो टेबल बनी हुई है उसके अंदर इस परसेप्ट सीक्वेंस को मैच करता है और उसको मैच करने के बाद उसके अगेंस्ट टेबल के अगेंस्ट में जो एक्शन पड़ा हुआ है उसको एक्शन को लेके आता था और जिसको फिर वो रिटर्न करता था। तो टेबल में से ही वो चीज़ें ढूंढ के उसका एक्शन ढूंढ के लाता था। यही बात यहाँ पे लिखी हुई दूसरे पॉइंट। तो अगर आप गौर करें कि ये फंक्शन है टेबल ड्रिवन एजेंट, जो कि परसेप्ट लेता है और रिटर्न करता है एक्शन। इसमें परसिस्टेंट परसिस्टेंट से मुराद जो काफ़ी लंबे टाइम के लिए जो चीज़ कोई प्रोलॉन्ग करे, एग्जिस्टेंस में रहे। तो ये कुछ वेरिएबल्स हैं, ये एग्जिस्टेंस में रहेंगे जब तक कि ये प्रोग्राम चलता रहेगा। तो इसलिए इसको परसिस्टेंट का वर्ड दिया गया। अब ये परसेप्ट लिखा हुआ है यहाँ पे। परसेप्ट एक वेरिएबल है और ये एक सीक्वेंस मेंटेन करेगा। इनिशियली अभी ये एम्प्टी है। टेबल जो है, ये टेबल है ऑफ एक्शन जिसमें एक्शंस होंगे और इसके अंदर इंडेक्स्ड बाय परसेप्ट सीक्वेंस। इसके अंदर एक साइड पे परसेप्ट सीक्वेंस भी लगाए जाएंगे और इनिशियली फुली स्पेसिफाइड, शुरू में इसको फुली स्पेसिफाई कर देंगे। जैसे कि ये इस टेबल में आप देखें, ये जो 4 एंट्रियां हैं, ये जो
ए क्लीन ए डर्टी, बी क्लीन बी डर्टी, ये है इनिशियल इनिशियलाइजेशन स्टेप कह लें या इनिशियली फुली स्पेसिफाइड। ये सिंगल हैंडेडली ये टेबल शुरू में फुली स्पेसिफाइड, यानी कि ए क्लीन भी हो सकता है, ए डर्टी भी हो सकता है, बी क्लीन भी हो सकता है, बी डर्टी भी हो सकता है, और उनके अगेंस्ट फिर जो एक्शंस हैं वो 4 इधर लिखे गए हैं। ये 4 एंट्रियां आप टेबल में पहले लिखेंगे तो इसका मतलब है इनिशियली फुली स्पेसिफाई कर दिया है। आगे फिर जो परसेप्ट आएगा उसी तरह उसके अंदर जुड़ता जाएगा, वो आगे की बात है। तो इस टेबल को जब आप जेहन में रखेंगे और फिर कोई परसेप्ट लेके आएंगे, फॉर एग्जांपल परसेप्ट आ रहा है लोकेशन ए और वो क्लीन आ रही है, क्या आ रही है, क्लीन, ये परसेप्ट यानी कि परसेप्ट है इसका। तो वो क्या करेगा, यहाँ पे आएगा अपेंड परसेप्ट टू द एंड ऑफ परसेप्ट्स, तो परसेप्ट्स के एंड पे वो उसको लगाएगा, ऐड करेगा। तो पहले से 4 एंट्रियां मौजूद हैं, तो ए क्लीन, अगर फॉर एग्जांपल ए क्लीन पहले पहले वो जो है वो पहले वहाँ पे लिखा होगा ए क्लीन या ए डर्टी, तो चलो ए क्लीन वाली ही है, ए क्लीन पहले वो कर लेता है, ए क्लीन के बाद फिर इन चारों को लेता है और उनके आगे फिर ये जोड़ता है। ये 4 पहले फुली स्पेसिफाइड है, अब चारों की एक और परसेप्ट आपका ये आ गया इनपुट, तो ये जो एक आ रहा है वो उन चारों के आगे जुड़ेगा, ये ज़हन में रखना है आप। तो फिर ए क्लीन के आगे फिर ये ए क्लीन अपेंड कर दिया, ए क्लीन और ए क्लीन टेबल में से आप ढूंढते हैं और ए क्लीन, और फिर यानी कि करंट परसेप्ट ए क्लीन ही है, उसमें से उसका एक्शन ढूंढ के लाते हैं। जब ए क्लीन हो तो मूविंग टुवर्ड्स क्या करना है, वो जो राइट की तरफ मूव कर जाना है, तो वो एक्शन राइट का इधर रिटर्न होगा और ये आप एक्शन इसमें वापस कर दें। अब ये जो छोटा सा प्रोग्राम लिखा हुआ है इसमें तो कोई लूप शूप नहीं है कि ये मुसलसल चलता रहे, तो फिर हर एक्शन परफॉर्म करने के लिए आपको इस एल्गो को बार बार चलाना पड़ेगा, बार बार ये अ, जो आपका एजेंट है इसको कॉल करेगा तो तब ये काम कर सकता है। तो बहरहाल ये एक आपको ये स्लाइड एक कॉन्सेप्ट देती है कि आप एक टेबल बनाते हैं और फिर टेबल में से फिर वो आपके परसेप्ट मैच होते हैं और फिर उनके अगेंस्ट जो भी एक्शन होता है वो रिटर्न होता है। तो ये पहले अप्रोच थी कभी माजी में। इसमें कुछ मसाइल हैं, इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं। वो ड्रॉबैक्स यहाँ पे लिखे हुए हैं कि एक तो ये है कि ये जब टेबल आप बनाते हैं, पहली तो ये बात है कि ये तो बदकिस्मती से टेबल ड्रिवन अप्रोच जो है ना, ये फेलियर का दूसरा नाम है, आप ये कह लें। तो कहता है कि बदकिस्मती से ये जो अप्रोच है ये फेलियर ही फेलियर है। क्यों, अब उसकी वो आगे रीजन देता है। वो कहता है कि फर्ज करो कि पी जो है वो सेट ऑफ पॉसिबल परसेप्ट्स है, पॉसिबल परसेप्ट्स, पी सेट ऑफ पॉसिबल परसेप्ट्स, जितने उसके परसेप्ट हो सकते हैं उसका, उसको उसने कहा है कि पी उसको उस पी से डोनेट करते हैं। और फिर वो कहता है टी जो है वो बी द लाइफ टाइम ऑफ द एजेंट, एजेंट का पूरा लाइफ टाइम है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ परसेप्ट्स इट विल रिसीव, वो अपने पूरे लाइफ टाइम में जितने भी परसेप्ट रिसीव करेगा वो सारा उसका, एक तो वो पी में चले जाएंगे परसेप्ट और ये जितना देर लगेगी वो टी में चले जाएगी। तो फिर वो कहता है जी लुकअप टेबल जो है वो फिर किस तरह बनेगी, ये टेबल जो है टेबल के अंदर ये सारी एंट्रीज जो क्या होंगी, तो वो समेशन टाइम जो है टी लाइफ टाइम, टी इज इक्वल टू 1 से लेकर कैपिटल टी तक जो कि टोटल लाइफ टाइम है, और पी और इसके उसकी कार्डिनलिटी उसको कहता है टी, टाइम जब 1 था जो परसेप्ट लिया वो, प्लस टाइम जब 2 था उस वक्त जो परसेप्ट लिया वो, टाइम जब 3 था उस वक्त जो परसेप्ट लिए वो, एंड सो ऑन उसके पूरे लाइफ टाइम तक। तो वो कहता है टेबल के अंदर फिर ये इतनी एंट्रीज कहीं होंगी। तो ज़रा आप इमेजिन करें तो फिर टेबल के अंदर तो बेशुमार एंट्रीज आ जाएंगी और इसका साइज बहुत बड़ा हो जाएगा। डॉन्टिंग साइज ऑफ दिस टेबल, डॉन्टिंग से मुराद डिफिकल्ट टू डील, आप इसको हैंडल ही नहीं कर पाएंगे, इतने इतने टेबल बहुत बड़ी हो जाएगी। और फिर इतनी बड़ी हो जाएगी कि हमारे इस दुनिया में इस यूनिवर्स में फिर कोई ऐसा एजेंट, फिजिकल एजेंट नहीं होगा
जिसके पास इतनी स्पेस हो कि वो इतनी टेबल को स्टोर कर सके, क्योंकि ये टेबल, इसमें हमने जब शुरू में इसको डिटेल से देखा था तो हमने उस वक्त बात की थी कि इस टेबल में जो एंट्रीज हैं वो परम्यूटेशन टाइप, ऑल पॉसिबल कम्बिनेशन आते हैं, परम्यूटेशंस बनती जाती हैं। और फिर ऐसी टेबल बनाना ये बड़ा मुश्किल है, जिसके अंदर इतनी, ये थोड़ी सी एग्जांपल दे के समझाने के लिए तो ये ठीक है, जैसे यहाँ पे स्लाइड नंबर 5 पे दी हुई है, लेकिन ये मुकम्मल तौर पे ये सारी टेबल खुद बना लेना ये बहुत मुश्किल है। अभी आप कह लें कि मैं प्रोग्राम बना दूं, बीच में अपेंड करते, भाई भाई प्रोग्राम की बात नहीं है, शुरू में ये बात नहीं थी। शुरू में सारी एंट्रीज वो खुद करते थे, सारे परसेप्ट भी खुद लिखते थे, एक्शन उनके अगेंस्ट जो है वो भी वो खुद लिखते थे। तो उनके, तो अगर इतना बहुत बड़ा टेबल हो तो प्रोग्रामर्स के पास तो टाइम ही नहीं होगा इतनी टेबल को क्रिएट करने का, जब साइज ही बहुत बड़ा है। और अगर इतनी एंट्रीज बीच में हो जाएं तो फिर कोई एजेंट तो इन एंट्रीज को लर्न भी नहीं कर सकता, और जब लर्निंग नहीं है तो नो ऑटोनॉमी है, पीछे हम कॉन्सेप्ट कर चुके हैं ये सारे। चले किसी तरह अगर आप सोचे भी सही कि वो लर्निंग कर लेगा, लेकिन फिर उस लर्निंग में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगना है। तो ये इसके इश्यूज हैं, ये जनरल से इश्यूज हैं। ऐसे तो ये टेबल ड्रिवन अप्रोच जो है ये कोई ख़ास अप्रोच नहीं है। इस अप्रोच को हम सिंपल छोटे से प्रोग्राम से बड़े अच्छे तरीके से आप हैंडल कर सकते हैं। वही जो आपका पीछे प्रोग्राम बना हुआ था स्लाइड 5 पे आप इसको भूल जाएं कि ये कोई टेबल बनी हुई थी यहाँ, इसको भूल जाएं, आप सिर्फ यही बना दें ये प्रोग्राम, तो यही काफ़ी है, हमें उस टेबल की ज़रूरत ही नहीं। चलें, तो फिर बात आ जाती है कि हमारे इस एआई में फिर चैलेंज ये आ जाता है कि हम फिर कैसे वो प्रोग्राम बनाएं या लिखें जो कि रैशनली बिहेव करे और उसमें कोई बड़े से टेबल की ज़रूरत ना हो, बल्कि एक छोटा सा प्रोग्राम हो, स्मार्ट सा प्रोग्राम हो। तो ये फिर हमारे लिए चैलेंज है, और आजकल लोग यही कर रहे हैं, यानी कि टेबल की ज़रूरत नहीं है, आप एक अच्छा सा प्रोग्राम बनाएं जो कि रैशनली बिहेव करे। और आज की एआई में फिर इसी बात को हम पढ़ेंगे। तो एजेंट को डिज़ाइन करने के 5 बेसिक स्ट्रक्चर्स या मॉडल्स कह लें हैं हमारे पास, और उनके नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं कि सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट्स एक स्ट्रक्चर है, मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट एक स्ट्रक्चर है, गोल बेस्ड है, यूटिलिटी बेस्ड है, लर्निंग बेस्ड है। वन बाय वन अब इनको हम देखते हैं। पहले आपके सामने अब ये है सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट। सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट वही था जो आपने पीछे स्लाइड में देखा, मुझे फिर स्लाइड नंबर 5 पे जाने की जरूरत नहीं है। वो जो वैक्यूम क्लीनर वाली पीछे जो एग्जांपल देखी थी डिटेल से, वही वाला, वहां पे अगर स्लाइड पे जाएंगे भी तो वहां सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट का नाम ही लिखा हुआ। तो इस एजेंट का यहाँ पे आपको मॉडल दिखाया गया है कि इसमें एक तरफ एनवायरनमेंट है और ये सारा ब्लॉक एजेंट का है, इसमें ये सेंसर्स हैं, ये एक्चुएटर्स हैं। अब अगर आप पहली स्लाइड पे आए यहाँ पे, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ बनी हुई थी। यहाँ पे सिर्फ हमने ये बताया था कि ये क्वेश्चन मार्क डाला। अब ये क्वेश्चन मार्क को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि ये डिफरेंट मॉडल्स होते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, बाकी चीज़ें वही रहेंगी, यहाँ पे अब ये चीज़ें चेंज होने जा रही। तो आप देखेंगे, तो अब हम इस क्वेश्चन मार्क को पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पे एनवायरनमेंट एजेंट, ये सेंसर्स और एक्चुएटर्स वही बात है। इसमें यहाँ पे सेंसर्स के बाद यहाँ पे एरो आ जाता है इसके पास, और यहाँ पे लिखा वर्ड द वर्ड इज लाइक नाउ, कि अभी आपका एनवायरनमेंट कैसा है। इस सवाल का जवाब आप सेंसर्स के थ्रू एनवायरनमेंट से लेते हैं। इसका मतलब है कि परसेप्ट ले रहे हैं आप
कि अभी इन्वायरमेंट की क्या सिचुएशन है, अभी वर्ल्ड की क्या सिचुएशन है। अब आप अगर आपका वैक्यूम क्लीनर वर्ड है तो उसकी क्या सिचुएशन है, तो वो आप सेंसर्स के थ्रू इनपुट लेंगे और यहाँ पे वो आपके पास परसेप्ट आ जाएगा। उस परसेप्ट के ऊपर फिर आप सोचते हैं कि व्हाट एक्शन आई शुड डू नाउ, अब मुझे क्या एक्शन करना है। तो आपके प्रोग्राम में कंडीशन एक्शन रूल्स कुछ लिखे हुए हैं, इफ एल्स वाले रूल्स, वो ही स्लाइड 5 पे इफ एल्स वाला रूल्स थे ना, तो उनको कंडीशंस को चेक करके उनके अगेंस्ट एक्शन कि अगर लोकेशन ए है, फिर आप चेक करते थे स्टेटस कि उसकी वो डर्ट जो है वो है या नहीं है, अगर है तो सकिंग का ऑपरेशन, और अगर नहीं है तो मूव टूवर्ड्स राइट वाला या लेफ्ट वाला ऑपरेशन एक्शन। वो एक्शन फिर इधर से यहाँ पे आता है और ये एक्चुएटर्स को जाता है और आप एनवायरनमेंट के ऊपर वो एक्शन परफॉर्म कर देते हैं। ये जो मॉडल था ये सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट, अभी तक आपको इसी का ही पता है बस। तो यहाँ पे हम वैसे ही जनरली कह रहे हैं कि दीज एजेंट सेलेक्ट्स एक्शन ऑन द बेसिस ऑफ करंट परसेप्ट, करंट परसेप्ट जो भी आता है उसकी बेस के ऊपर एक्शन सेलेक्ट करते हैं, इग्नोरिंग द रेस्ट ऑफ द परसेप्ट हिस्ट्री। पीछे कितने वो परसेप्ट ले चुका है उसको छोड़, उसकी बात नहीं करते हम, पीछे वो 7 8 जितने भी ले चुका हम उसको नहीं देखते, यानी कि टेबल को खत्म कर दिया गया। आप बस करंट परसेप्ट लेंगे, उसको कंडीशन एक्शन एक्शन में देख के जो भी एक्शन होगा वो परफॉर्म कर देंगे। ये बात जेन में रखनी है। दीज एजेंट सिलेक्ट्स एक्शन ऑन द बेसिस ऑफ करंट परसेप्ट, सिर्फ करंट परसेप्ट उसको देखते हैं और एक्शन परफॉर्म कर देते हैं, इग्नोरिंग द रेस्ट ऑफ द परसेप्ट हिस्ट्री, पिछली बातें छोड़ देते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि फॉर एग्जांपल द वैक्यूम एजेंट हुज एजेंट फंक्शन इज टैबुलेटेड ऑन फिगर ऑन स्लाइड 5 इज ए सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट। वो जो स्लाइड 5 पीछे आपने पढ़ा था वो सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट ही है, बिकॉज इट्स डिसीजन इज बेस्ड ओनली ऑन द करंट लोकेशन। करंट लोकेशन के ऊपर बेस करते हैं वो जो एल्गोरिदम आप पढ़ते हैं। टेबल को भूल जाएं, टेबल को इसका पार्ट ना बनाएं, टेबल को उसको दिखाया गया कि ये कॉन्सेप्ट भी है, because its decision is based on the current location and on whether that location contains dirt। अगर उसके अंदर dirt है और लोकेशन भी आपके पास है तो उसके ऊपर फिर आप डिसीजन कर देते हैं। An agent program for this agent is shown, उसका प्रोग्राम भी वहाँ पे दिया। तो दैट इज सिंपल, उस स्लाइड को भी इसके साथ शामिल करके पूरा अगर आप इमेजिन करें तो ये आपका सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट है। नेक्स्ट है मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट्स। मॉडल बेस्ड क्या हैं? अगर आप इसकी डायग्राम देखें तो ये बाकी बातें एनवायरनमेंट, सेंसर्स, एक्चुएटर्स, व्हाट द वर्ड इज लाइक नो, ये व्हाट एक्शन आई शुड डू नाउ और कंडीशन एक्शन रूल्स, ये बातें तो वही पुरानी है। फर्क क्या है? फर्क सिर्फ ये है, ये वाला जो पोर्शन है ये सिर्फ फर्क है, ये इसकी डिस्टिंक्शन है उससे सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट्स, कि इसके अंदर एक कोई स्टेट है, इसका जवाब देना है हमने, हाउ द वर्ल्ड इवॉल्व्स इसका जवाब देना है, व्हाट माय एक्शंस डू इसका जवाब देना है, और ये सारे जो हैं वो कनेक्टेड हैं इसी, यहाँ जो आप परसेप्ट ले रहे हैं, परसेप्ट को ही मजीद तकवीत दे रहे हैं। यहाँ से ये परसेप्ट लेने के बाद इनसे ये बातें कुछ पूछता है, फीडबैक लेता है, आप ऐसे कह लें, इनके साथ मुआवनत करता है, और ये मुआवनत करने के बाद भी यहाँ पे आ जाता है, और ये अपनी, ये तो इसके साथ थोड़ा सा मुआवनत स्टेट से लेता है और ये वैसे ही आपको फीडबैक दे रहे हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये 3 चीज़ें क्या हैं, ये स्टेट, हाउ द वर्ड, व्हाट माय एक्शन, और इस जब ये चीज़ आ जाती है इसके अंदर तो फिर ये मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट बन जाता है। तो वो कहता है कि इस एजेंट में हम एक इंटरनल स्टेट बनाते हैं दैट डिपेंड्स ऑन द परसेप्ट हिस्ट्री। जो परसेप्ट तो आया, उसकी जो पूरी एक पीछे जितने परसेप्ट लिए हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, एंड देयर बाय रिफ्लेक्ट्स एट लीस्ट सम ऑफ द अनऑब्जर्व्ड एस्पेक्ट्स ऑफ द करंट स्टेट। कोई एजेंट है वो करंट स्टेट के ऊपर है और वो कोई परसेप्ट लेता है, वो उसका करंट परसेप्ट है। अब ये मॉडल उस करंट परसेप्ट के अलावा, यानी कि इसके अलावा
करंट परसेप्ट के अलावा एक और स्टेट बनाता है, इंटरनल स्टेट, ये वाली जो बड़ा इंसर्कल्ड है, एक और स्टेट बनाता है, ये बना ली उसने, जो कि किसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है, परसेप्ट हिस्ट्री के ऊपर। वो जो परसेप्ट हिस्ट्री को देखती है और कुछ अनऑब्जर्व्ड किस्म के एस्पेक्ट्स, कुछ अनऑब्जर्व्ड किस्म के एस्पेक्ट्स इस करंट परसेप्ट के बारे में वो इसको फीडबैक देती है। अच्छा, अभी तो सिर्फ अब हमने ये देखा, लेकिन अभी हम देखते हैं अब इसके अंदर जो पहली स्टेट है, ये वाली जो स्टेट है पहली, ये क्या है, अब आप इसके अंदर देखते हैं। ये स्टेट को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि अगर आप ब्रेकिंग, सिर्फ ब्रेक का इशू ले रहे हैं कि एक टैक्सी है, वो ब्रेकिंग प्रॉब्लम उसका, उसकी ब्रेकिंग इशू के लिए वो कहता है कि इंटरनल स्टेट जो है इज नॉट टू एक्सटेंसिव। फिर बहुत ज़्यादा कोई हमें लंबी चौड़ी डिटेल देखने की ज़रूरत नहीं होगी, बहुत ज़्यादा डिटेल देखने की ज़रूरत नहीं होगी, इज नॉट टू एक्सटेंसिव। बहुत ज़्यादा कोई इजाफी चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं होगी आपको ब्रेकिंग प्रॉब्लम में। अगर आपकी गाड़ी या एजेंट ब्रेक अप्लाई करने जा रहा है या ब्रेक रिलीज करने जा रहा है, दोनों केसेस हो सकते हैं, तो दोनों केसेस में उसने बस ये देखना है करंट परसेप्ट उसका। फॉर एग्जांपल अगर ब्रेक लगाना है उसने, देखते हैं फॉर एग्जांपल अभी करंट परसेप्ट एजेंट का ये है कि उससे आगे जो गाड़ी है, एजेंट से आगे जो एजेंट है, एजेंट के आगे जो गाड़ी है, उसकी पिछली दोनों रेड लाइट्स जल रही हैं, ऐसे फौरन वो जल रही हैं। तो अब उसने ब्रेक लगानी है क्योंकि वो अगला ब्रेक लगा चुका है। जब दोनों लाइटें जलती हैं तो उसका मकसद यही होता है ना कि उसने भी ब्रेक लगाई। अब दोनों लाइट्स जब, तो इसने भी ब्रेक लगानी है, वरना तो ये आप हादसे का शिकार हो सकते हैं। तो ब्रेक अप्लाई करने से पहले आप एजेंट प्रोसेस क्या करेगा, तो करंट परसेप्ट उसका दोनों लाइट्स ऑन है, तो वो सिंपली क्या करेगा, ये करंट स्टेट है, दोनों लाइट्स ऑन, सिंपली अपने पीछे जाएगा, परसेप्ट हिस्ट्री चेक करेगा और उससे पहले वो देखेगा कि दोनों लाइट्स ऑफ थी। पिछला कैमरे के अंदर पिछला फ्रेम उसको क्या मिलेगा, दोनों लाइट ऑफ। अभी जो उसको मिली है दोनों लाइट्स ऑन, पिछला फ्रेम क्या मिलेगा, दोनों लाइट्स ऑफ। पहले ऑफ थी अब ऑन है, तो अब ये उसको हेल्प आउट करेगा। पहले ऑफ थी अब ऑन है, हेल्प आउट डिसीजन मेकिंग में हेल्प आउट करेगा कि अब उसने ब्रेक, अगले ने ब्रेक लगा दी है तो अब इसने भी ब्रेक लगानी है। अब इसकी दूसरी सिचुएशन देख लें। अगर वो एजेंट का करंट परसेप्ट ये है कि दोनों लाइट्स उसकी अगली गाड़ी की दोनों लाइट्स ऑफ हैं, फौरन वो चेक करेगा पिछला क्या था फ्रेम, दोनों ऑन थी, पहले ब्रेक लगी हुई थी, अब उसकी ऑफ हो गई हैं, तो अब वो ब्रेक रिलीज कर देगा। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है स्टेट को एक्सप्लेन करने के। लेकिन ये स्टेट हिस्ट्री में से चेक हुई, करंट परसेप्ट की जो है करंट स्टेट कोई और है, हिस्ट्री में से आप चलो पिछला परसेप्ट की पिछली स्टेट। अच्छा, इसी तरह जो हाउ द वर्ड इवॉल्व्स है, ये तीनों बातों को तीन डिफरेंट एग्जांपल्स लेके आपको समझाने की कोशिश की गई है। हाउ द वर्ड इवॉल्व्स, कि आपका जो इन्वायरमेंट है कैसे उसके अंदर तब्दीली आ रही है, कैसे वो ग्रो कर रहा है, कैसे वो इर्तिका कर रहा है। असल लफ्ज़ तो ये है, लेकिन आप लोगों को समझ नहीं आएगा। तो हाउ द वर्ड जो है इवॉल्व, कैसे वो मुख्तलिफ स्टेजेस में से गुजर रहा है, तो वो कहता है इसको समझने के लिए, फॉर एग्जाम्पल एन ओवरटेकिंग कार generally will be closer behind than it was a moment ago. कि अगर कोई गाड़ी आपको ओवरटेक करती है तो फिर कुछ लम्हे पहले वो गाड़ी आपके पीछे होगी, कुछ ज़्यादा फास्ट, पहले कुछ ज़्यादा फासले पे होगी, फिर थोड़ा सा कम फासले पे आ जाएगी, फिर एक वक्त होगा कि पैरेलल होगी, फिर एक वक्त होगा वो आपसे आगे निकल जाएगी।
तो ये जो मुख्तलिफ सिचुएशंस हैं, ये इन्वायरमेंट की मुख्तलिफ सिचुएशंस कैसे ये इवॉल्व हो रहा था। अब ये गाड़ी जो नॉर्मली जो गाड़ियां ओवरटेक करती हैं, अगर प्रॉपर लेन्स हों तो पहले उसी लेन में पीछे होती हैं, फिर इंडिकेटर देकर राइट पे आती हैं, फिर इस तरह आगे, थोड़ा सा आगे, फिर इस तरह। ये प्रॉपर वे है। या बाज़-औक़ात सीधा उसी लाइन में से, वो जो ओवरटेकिंग वाली लेन होती है उसी में से भी पहले पीछे होंगी, फिर थोड़ा सा आगे, फिर थोड़ा सा आगे, फिर इस तरह। तो ये जो आपका एनवायरनमेंट, एक गाड़ी है उसने आपको ओवरटेक किया है या करने वाली है, तो आप देख रहे हैं, आपका एजेंट मुसलसल मॉनिटर कर रहा है, पहले उसकी सिचुएशन क्या थी, बाद में उसकी सिचुएशन क्या है, अब उसकी सिचुएशन क्या है। तो एक कुछ स्टेप पीछे उसको करंट परसेप्ट भी है, फिर कुछ स्टेप पीछे वो उसके उसकी स्टेट्स के साथ करंट स्टेट भी है, और फिर कुछ स्टेप पीछे उसकी स्टेट्स जो हिस्ट्री में से लेके वो भी उसके साथ कैलकुलेशन भी इन्वॉल्व है। इसी तरह फिर तीसरी बात, व्हाट माय एक्शंस डू, मेरे एक्शंस क्या करेंगे। अगर आपका एजेंट, यहाँ इसको समझाने के लिए वो कहता है कि अगर आप फॉर एग्जांपल सरगोदा से लाहौर जा रहे हैं, आप मोटरवे पे हैं, फॉर एग्जांपल सुक्के की पे पहुंच चुके हैं और आपको नेविगेशन पे टाइम नज़र आ रहा है कि अभी एक मजीद घंटा लगेगा, और आप अभी 80 की स्पीड पे जा रहे हैं। आप ज़रा उसको स्पीड को तेज़ कर देते कि फॉर एग्जांपल आप उसको 100 की स्पीड पे ले जाते हैं, फ़ौरन ही 1-2 मिनट में आप 100 की स्पीड पे पहुंच जाएंगे या 120 पे पहुंच जाते हैं। तो नेविगेशन के ऊपर जो आप साथ साथ चल रही है, उसके ऊपर आपकी टाइमिंग पहले आपको नज़र आ रहा था कि आप घंटा लगेगा, अब आपकी वो स्पीड को कैलकुलेट करके अब आपको कम टाइम दिखा रहा होगा और आपको कह रहा होगा हो सकता है जी आपको 40 मिनट लगे। तो ये कैलकुलेशन कि अगर या आप इसी 80 की स्पीड पे जा रहे हैं, ये जो आप लाहौर की तरफ सुक्केगी से लाहौर की तरफ जा रहे हैं, तो वो जिस स्पीड पे भी जा रहे हैं वो कैलकुलेट करके बताएगा आपको। वो जो टाइमिंग आपके सामने आ रही है 1 घंटा, वो इसी ये सिंपल कैलकुलेशन है कि अगर मैं इसी तरह ही चलता जाऊंगा तो मुझे 1 घंटा लगेगा। अगर मैं कोई और एक्शन करता हूँ, मैं 120 पे चला जाता हूँ, तो फिर मुझे 40 मिनट लगेंगे। और मज़ीद आपका डिस्टेंस जो है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हैं। मज़ीद अभी आपके 100 किलोमीटर रहते हैं, लेकिन अगर आप 120 पे चले जाएंगे तो आपके फिर 5 मिनट बाद जो है आपके इतने किलोमीटर रह जाएंगे, या 5 मिनट बाद आप अपनी डेस्टिनेशन लाहौर से मज़ीद करीब हो जाएंगे। इस तरह के डिसीजंस। तो व्हाट माय एक्शंस डू, मैं अगर कोई एक्शन करता हूँ तो क्या नतीजा होगा, ये कैलकुलेशंस करना, ये भी एक ये कैलकुलेशन करके ये फीडबैक यहाँ पे पहुँचाना, यहाँ पे पहुँचाना, आपका एनवायरनमेंट किस तरह इवॉल्व हो रहा है ये फीडबैक यहाँ पे पहुँचाना। और ये स्टेट वाला वो ब्रेकिंग एग्जांपल से आपको बताया कि ब्रेकिंग एग्जांपल वाली दे के ये फीडबैक यहाँ पे पहुँचाना। तो करंट परसेप्ट तो है, और पीछे हिस्ट्री से कुछ जो डिसीजंस अनऑब्जर्वेबल, ये सारे अब अनऑब्जर्वेबल थे, पिछली हिस्ट्री से ताल्लुक रखते थे, वो भी साथ में वो एक्शंस साथ लेके आगे गए, और फिर एक्शंस के साथ वो कंडीशन एक्शन बाकी वही है। आगे चलते हैं, गोल बेस्ड एजेंट्स। अब यहाँ पे देखें क्या फ़र्क है जी, ये एनवायरनमेंट वैसे ही है, सेंसर वैसे, एक्चुएटर्स वैसे, ये व्हाट द वर्ड इज़ लाइक नाउ भी वैसे ही है, व्हाट एक्शन आई शुड डू नाउ, व्हाट एक्शन आई शुड डू नाउ ये भी वही है, ये स्टेट हाउ द वर्ड इवॉल्व व्हाट माय एक्शंस डू ये भी वही हैं। लेकिन मुझे ये जो एरोज हैं कुछ ये डिफरेंट लग रहे हैं, ये जो इसने बनाए हैं।
इस मॉडल में। फिर ये बजाते खुद ये कंपोनेंट या ये ब्लॉक जो है ये नया डाल दिया गया बीच में, और यहाँ से कंडीशन एक्शन रूल ख़त्म करके गोल्स दे दिए गए। इसका नाम ही गोल बेस्ड एजेंट्स है। तो मेनली इस गोल की वजह से इसका नाम गोल बेस्ड एजेंट है। बाकी चीज़ें वही, मैं अगर पीछे जाएं तो ये डायरेक्टली कनेक्ट, ये भी डायरेक्टली, ये भी डायरेक्टली, डायरेक्ट फीडबैक आते हैं। यहाँ पे ये डायरेक्ट तो थी, लेकिन ये एरो कुछ डिफरेंट है, ये ब्लॉक डिफरेंट है, और ये तो गोल बेस्ड एजेंट है। तो यहाँ पे लिखा गया है द एजेंट नीड सम सॉर्ट ऑफ गोल इंफॉर्मेशन दैट डिस्क्राइब सिचुएशंस दैट आर डिजायरेबल। इस गोल बेस्ड एजेंट में वैसे नॉर्मली भी एजेंट को गोल के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। अब यहाँ इस डिजाइन में फोकस किया गया है गोल के ऊपर। तो वो कहता है जी एजेंट को गोल के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, और जब गोल के बारे में इंफॉर्मेशन उसको मालूम होगी तो बाज़-औक़ात सिचुएशंस आएंगी ऐसी कि अगर आपको गोल का पता होगा तो आप उन सिचुएशन से बड़े अच्छे तरीके से निकलेंगे, और उससे एजेंट की परफॉर्मेंस बेहतर होगी, और एजेंट की परफॉर्मेंस उस तरह होगी जिस तरह आप चाहते हैं, जिस तरह आपकी डिजायर है। मिसाल के तौर पर यहाँ वो कहता है कि फॉर एग्जाम्पल आप एक रोड के जंक्शन के ऊपर खड़े हैं, जंक्शन जंक्शन से मुराद है कि चौराहे पर खड़े हैं, चौक के ऊपर, वहां से रोड सीधा भी जा रहा है, लेफ्ट भी राइट भी, लेकिन आप एजेंट को नहीं पता कि लेफ्ट जाना है, राइट जाना है या सीधा जाना है। तो क्या करेक्ट डिसीजन होगा? करेक्ट डिसीजन डिपेंड कर रहा होगा कि उस एजेंट ने एक्चुअली उसका गोल क्या है। अगर उसकी अपनी डेस्टिनेशन मालूम है तो जो रास्ता लेफ्ट राइट या उसमें से या सीधे में से जो रास्ता उस डेस्टिनेशन पे जा रहा होगा वो वही ऑप्ट करेगा, और बाकियों को छोड़ देगा। तो इस तरह करके हेल्प आउट करता है। बाकी इसमें क्वेश्चन हो सकता है कि अगर तीनों ही जा रहे हो तो हाँ भाई तीनों जा रहे हो तो फिर कोई शॉर्ट भी तो होगा, लेकिन उनको चीज़ों को छोड़ेंगे। कॉन्सेप्ट समझेंगे अभी। तो कॉन्सेप्ट जिसमें यही है कि अगर आपको गोल का पता है तो आपको मुख्तलिफ सिचुएशंस में वो आपको हेल्प आउट करेगा। तो ये जो एजेंट, द एजेंट प्रोग्राम कैन कंबाइन दिस विद द मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट टू चूज एक्शंस दैट अचीव द गोल। तो बाकी मॉडल, बाकी जो इसका स्ट्रक्चर है वो पिछला पिछला ही है, वो मॉडल बेस्ड ही है, लेकिन ये चीज कुछ बीच में एक्स्ट्रा डाल के इसको गोल बेस्ड बना दिया। तो इसको गोल बेस्ड बना दिया गया। तो ये जो चीजें हैं, स्टेट, हाउ द वर्ड इवॉल्व, व्हाट माय एक्शन डू, ये तो वो उसी तरह हिस्ट्री बेस्ड है। व्हाट द वर्ड इवॉल्व, ये इंफॉर्मेशन इधर आ रही है, ये इधर भी जा रही है, और ये आगे कंपोनेंट को भी जा रही है। व्हाट इट विल बी लाइक इफ आई डू एक्शन थे। हाँ, अब इस ब्लॉक को समझ लो। अब आप उसी चौक पे खड़े हैं, ये करंट परसेप्ट तो आ गया, ये चौक आ गया। करंट परसेप्ट आपने ले लिया सेंसर के थ्रू चौक, ये पीछे हिस्ट्री मिस्ट्री है, ये सारे हिस्टोरिक अनऑब्जर्व्ड है, वो डायरेक्ट इसको भी कनेक्टेड है और इसके साथ भी कनेक्टेड है, ये इसके साथ भी कनेक्टेड। यहाँ ये ब्लॉक ये फैसला करता है कि व्हाट इट विल बी लाइक इफ आई डू एक्शन। अब चौक के ऊपर एक लेफ्ट पे, राइट पे और सीधा, वो कहता है अगर मैं लेफ्ट पे जाता हूं तो क्या होगा, राइट पे जाता हूं तो क्या होगा, और स्ट्रेट जाता हूं तो क्या होगा। इसका आंसर जो है यहाँ पे, इसको यहाँ से मिलेगा। यहाँ से आप लेफ्ट पे जाते हैं, गोल से दूर हो जाते हैं, राइट पे जाते हैं, गोल से दूर होते हैं, स्ट्रेट जाते हैं, गोल की तरफ जाते हैं। यहाँ आपको उसका आंसर, यहाँ से ये जो भी एक्शन होगा, उस एक्शन जो डिजायरेबल एक्शन होगा, जो गोल की तरफ जाने वाला होगा, वो यहाँ से प्रेडिक्ट करेगा, और फिर आगे ये एक्चुएटर्स की तरफ दे देगा जिसने एक्शन करना है।
और वो गोल की हेल्प ले लेगा, गोल की इंफॉर्मेशन। कहीं मुझे लगता है कि इसका कनेक्शन ये बेहतर था, इधर भी बना देते कहीं, ये मेरा ज़हन कहता है, पर लिटरेचर में ऐसा नहीं है, तो ज़्यादा बेहतर होता। तो एनी हाउ ये चीज़ें बहरहाल एनी ज़हन में आती रहती हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। बेसिकली वो जो भी एक्शन, अगर आप ए पे जाते हैं वो एक्शन इधर ए आएगा, तो यहाँ ऐसे कर लें, ए पे जाते हैं तो क्या गोल पे जा रहे हैं, नहीं जा रहे तो आप नहीं जाएंगे, या फिर यहाँ पे डबल पीछे एरो दिखा देते। तो एनी हाउ छोड़े, इसका मकसद यही है कि आप ए लेफ्ट पे जा रहे हैं तो क्या गोल पे जा रहे हैं, राइट पे जा रहे हैं तो क्या गोल पे जा रहे हैं, सीधा जा रहे हैं तो क्या गोल पे जा रहे हैं। जो ऑप्शन आपको गोल पे लेके जा रही है, इसलिए गोल की इंफॉर्मेशन इसके साथ है, वो एक्शन आप सिलेक्ट करेंगे और एक्चुएटर के थ्रू आप एनवायरनमेंट पे परफॉर्म कर देंगे। डायग्राम थोड़ी सी उसको बिल्कुल ट्रू रिप्रेजेंटेशन उस तरह नहीं है, लेकिन बट ओके, डायग्राम्स फिर इसी तरह ही होती हैं, इसी तरह ही कॉन्सेप्ट देती हैं। नेक्स्ट, यूटिलिटी बेस्ड एजेंट्स। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो यूटिलिटी बेस्ड एजेंट्स है। यहाँ पे वो कह रहा है कि यूटिलिटी बेस्ड एजेंट्स एड्रेसेस द पार्शियल ऑब्जर्वेबिलिटी पीछे आप पढ़ चुके हैं, एंड स्टोकास्टिसिटी या प्रोबेबिलिस्टिक, तो एंड डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी। अनसर्टन सिचुएशंस में, अनसर्टन सिचुएशन में एनवायरनमेंट या पार्शियल ऑब्जर्वेबल होता है या स्टोकास्टिक होता है। एनी हाउ अनसर्टन सिचुएशंस में प्रोबेबिलिटी बेस्ड डिसीजंस करना या प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल्स या प्रोबेबिलिस्टिक एजेंट्स बनाना, ये अब इस कैटेगरी के अंदर आ रहा है, यूटिलिटी बेस्ड एजेंट्स के अंदर आ रहा है, वो यहाँ पे हैंडल होंगे। इसमें सेंसर वही, एनवायरनमेंट वही, एक्चुएटर्स वही, व्हाट द वर्ड इज लाइक नाउ ये भी वही, व्हाट एक्शन आई शुड डू नाउ ये भी यही, व्हाट इट विल बी लाइक इफ आई डू एक्शन ये भी पिछला वही, और ये सारी बातें भी वही। चेंज कहाँ पे है? चेंज सिर्फ यहाँ पे है, बाकी सारा पिछली डायग्राम वाला है, यहाँ पे चेंज है। तो वो जो आप चौक पे खड़े थे और जहां से आपसे फैसला नहीं हो रहा था कि मैं ए पे जाऊं, सीधा जाऊं या मैं राइट पे जाऊं, तो पिछला मॉडल तो आपको गोल देख के आपको फैसला करवा देता था कि आप ए बी सी डी इस पे भी जाएं। तो जैसे मैंने वहां कहा कि यार ये गोल आगे लगा हुआ है, इसको पीछे होना चाहिए, थोड़ी सी कंफ्यूजन है, चलें एनी हाउ, ये बातें कहीं ना कहीं इफेक्ट होते हैं, लेकिन चले छोड़े, आगे आए। इस कंसेप्ट को अब यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट किया गया है। अभी मैं लेफ्ट पे जाऊं भाई, राइट पे जाऊं या सीधा जाऊं, व्हाट इट विल बी लाइक इफ आई डू एक्शन ए, मैं कौन सा एक्शन करूं तो क्या होगा, किस तरह होगा, वो अगर आप लेफ्ट पे जाते हैं तो क्या आप इतने खुश होंगे, हाउ हैप्पी आई विल बी इन सच ए स्टेट, आप लेफ्ट पे जाके क्या आप कितने कितने खुश होंगे, या कितने आप खुश होंगे कि यही मेरी डिजायर थी, या राइट पे जाके आप कितना खुश होंगे कि यही मेरी डिजायर थी, या सीधा जाके आप कितना खुश होंगे कि मेरी ये यही डिजायर थी। तो प्रोबेबिलिटी बेस्ड आप प्रोबेबिलिटी बेस्ड डिसीजन निकालेंगे कि ए पर जाएंगे तो 90-95% आप हैप्पी हैं, लेफ्ट पे जाएंगे तो, और राइट पे जाएंगे तो फॉर एग्जांपल 70% आप हैप्पी है, सीधा जाएंगे तो 100% हैप्पी हैं। तीनों रास्ते फॉर एग्जांपल अगर जाते हैं गोल की तरफ जाते हैं, लेकिन सीधा जाएंगे तो 100% हैप्पी है, या जो भी आप चेंज कर लें, वो कैलकुलेशन यहाँ पे कैलकुलेटेड होगी हर पाथ की, ये यूटिलिटी बेस्ड, यहाँ से आप हेल्प आउट लें, वो डिसीजंस इधर आएंगे और आगे आप एक्शंस, फिर आप सीधा एक्शन सेलेक्ट करके एक्चुएटर्स के थ्रू परफॉर्म कर देंगे। ये है यूटिलिटी बेस्ड एजेंट्स। लास्ट क्या कहते हैं, बट नॉट द लीस्ट, इसके अलावा भी होंगे, ये यही कहना चाहिए, लेकिन ये आपके लिटरेचर में यही स्ट्रक्चर्स अवेलेबल है। तो ये लर्निंग एजेंट इसका नाम है,
ये एक और स्ट्रक्चर है लर्निंग एजेंट। इससे पहले जितने थे कि उनके अंदर लर्निंग नहीं थी, ये एजेंट जो है ये ऐसा एजेंट आएगा जो खुद से लर्न करता है चीजें। तो लर्निंग क्या करती है? लर्निंग का मेन एडवांटेज ये है कि किसी भी एजेंट को किसी अननोन एनवायरनमेंट में भी एक्शन करना या बिहेव करना या ऑपरेट करना अलाउ करती है। ये लर्निंग का फायदा। आप इधर पाकिस्तान में रहते हैं, आपको मैं कहीं अफ्रीका में छोड़ आऊं, आप वहां भी जिंदगी गुजार लेंगे गुजार लेंगे ना, चीजें सीख जाएंगे। एनी ये सिर्फ एग्जांपल। तो परफॉर्म हम अब इसमें फर्क देखें, पहले तो फर्क देख लें, एनवायरनमेंट वही, सेंसर वही, एक्चुएटर वही, बाकी सब कुछ ही यहाँ पे बदल गया। ये परफॉर्मेंस एलिमेंट कोई आ गया इसके अंदर, ठीक है, ये क्रिटिक आ गया तो ये भी नया है, लर्निंग एलिमेंट वाली बात ये भी नई है, प्रॉब्लम जनरेटर है ये भी कोई नई चीज है, ये सेंसर जो भी परसेप्ट लेता है ये परफॉर्मेंस एलिमेंट जो क्या है परफॉर्म करेगा उसकी तरफ चला जाता है। लेकिन ये परसेप्ट और ये इधर से क्रिटिक यानी कोई क्रिटिक्स कोई कर रहा है, कोई बंदा फीडबैक दे रहा है कोई परफॉर्मेंस के ऊपर, तो वो भी आ रही है यहाँ पे। अगर आप देखें तो इससे मुराद क्या है, ये क्रिटिक क्रिटिक से मुराद फॉर एग्जाम्पल अगर ऑटोमेटेड टैक्सी ड्राइवर है तो जो कस्टमर बैठा है गाड़ी में आके और उसने उसके ऊपर ट्रैवलिंग की है और फिर उसने अपनी फीडबैक दी है, उसने क्रिटिक दी है कि आपकी ये जो टैक्सी है इसकी परफॉर्मेंस के ऊपर जो क्रिटिक दी है उसने, वो फीडबैक के तौर पे यहाँ पे आई, इधर आ गई फीडबैक के तौर पे आई किसके पास, लर्निंग एलिमेंट के पास। ये मॉड्यूल है उस एजेंट के अंदर जो लर्न करता है, वो उस फीडबैक से लर्न करेगा, उसमें वो फीडबैक देता है कि ये अच्छी चीजें हैं, ये बुरी चीजें हैं। अच्छी चीजें अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं दैट्स गुड, जो बुरी उसने कहा कि बुरी चीजें हैं और वो एग्जिस्ट करती हैं तो ये लर्निंग एजेंट जो है कोशिश करेगा उन बुरी चीजों को मिनिमाइज करने की, और चेंजेस रिकमेंड करेगा इधर, चेंजेस रिकमेंड करेगा इधर परफॉर्मेंस एलिमेंट को, ताकि नेक्स्ट टाइम जब वो परफॉर्म करे तो ये हरकतें ना करे और एक्चुएटर्स के थ्रू परफॉर्म हो जाए। और जब वो चीजें जब वो कर देगा, वो यानी कि बुरी चीजें जब खत्म हो गई तो वो उसने ये सीख लिया, उसने ये ले लर्न कर लिया और उसने नॉलेज वापस दिया इसको कि हाँ जी अब ये चीज फिक्स हो चुकी है, तो एज ए नॉलेज वो जो उसका प्री एग्जिस्टिंग कोई नॉलेज है, प्रायर नॉलेज, वो एज प्रायर नॉलेज उसका कंफर्म हो गया भी, अब ये बात कंफर्म होगी अब ऐसे ही होगा। अच्छा, बाज़ औक़ात आपका एजेंट किसी प्रॉब्लम में फंस जाता है, वो ये लर्निंग एलिमेंट ये कौन बताएगा, लर्निंग एलिमेंट ने लर्न किया कि वो किसी नई जगह पे पहुंच गया है, टैक्सी बाज़ औक़ात करती करती कोई कहीं फॉर एग्जांपल ट्रैफिक में फंस गई, या ट्रैफिक में फंसी नहीं अब बल्कि न्यूज़ उसने सुनी, पहले कभी उसके साथ नहीं हुआ लेकिन उसने न्यूज़ सुनी कि जी आगे जो है ना ट्रैफिक ब्लॉक है। अच्छा जी ट्रैफिक ब्लॉक है, उसने ये न्यूज़ तो सुन लिया, अब लर्न तो कर लिया, तो ये लर्निंग एलिमेंट ने जो लर्निंग गोल्स हैं वो कैसे एक्सट्रैक्ट होंगे, उसने प्रॉब्लम जनरेटर उसके अंदर एक मॉड्यूल है उसको आगे फॉरवर्ड किया। प्रॉब्लम, अब जब वो प्रॉब्लम आ गया, प्रॉब्लम जनरेटर ने के पास प्रॉब्लम आ गया, उसने उसका सोल्यूशन वोल्यूशन निकाला, कि क्या निकाला कि भी दूसरा ये रास्ता, दूसरा रास्ता ले लो, इसको छोड़ के दूसरे रास्ते से निकल जाओ, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, ये जो कुछ भी है उसने यानी कि उसको सोल्यूशन दिया। वो सोल्यूशन देने के बाद वो सोल्यूशन ये परफॉर्मेंस एलिमेंट के पास आया और परफॉर्मेंस एलिमेंट ने उसको फिर एक्चुएटर्स के थ्रू परफॉर्म कर दिया और फिर ये एज ए नॉलेज यहाँ पे फिक्स हो गया। अच्छा ये तो अभी मैं वैसे बातें कर रहा हूँ, अब थोड़ा सा इधर को यहाँ से देख लेते हैं कि परफॉर्मेंस एलिमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिलेक्टिंग एक्सटर्नल एक्शंस। ये परफॉर्मेंस एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल है कि वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के ऊपर, एजेंट से बाहर जो एनवायरनमेंट है उसके ऊपर एक्शंस करे, ये रिस्पॉन्सिबल है एक्शंस करे एक्चुएटर्स के थ्रू। लर्निंग एलिमेंट जो कि ये है
इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग इम्प्रूवमेंट्स, नई नई इम्प्रूवमेंट्स जो करनी है वो लर्निंग एलिमेंट ने करनी है। इट टेक्स फीडबैक फ्रॉम द क्रिटिक, इस क्रिटिक से फीडबैक लेता है ऑन हाउ द एजेंट इज डूइंग, कि कैसे एजेंट कैसे काम कर रहा है, एंड डिटरमिन चेंजेस फॉर द परफॉर्मेंस एलिमेंट टू डू बेटर इन फ्यूचर। और फिर चेंजेस डिटरमिन करता है, फाइंड करता है कि वो, और सजेस्ट करता है किसको, परफॉर्मेंस एलिमेंट को, ताकि फ्यूचर में उसको बेहतर किया जा सके। क्रिटिक टेल्स द लर्निंग एलिमेंट, ये जो क्रिटिक है ये बताता है लर्निंग एलिमेंट को हाउ वेल द एजेंट इज डूइंग, कि एजेंट कितना अच्छा कर रहा है, ये कस्टमर बताता है। विद रिस्पेक्ट टू ए फिक्स्ड परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, उसका जो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड है पहले फिक्स्ड है। ऑटोमेटेड टैक्सी का परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सिर्फ फिक्स है कि ये सेफ जर्नी करेगा, लीगल ट्रैवलिंग करेगा, फास्ट करेगा, प्रॉफिट भी वो उसके लिहाज से मैंने मैक्सिमम है। तो हो सकता है वो जो कस्टमर है वो कहे यार पैसे बड़े लेते हो यार आप, पैसे बहुत आपने ले लिए, किराया ज़्यादा है, तो वो एक क्रिटिक आ जाएगी तो वो फिर थोड़ा सा किराया हो सकता है कम किया जाए वो, तो ये चीज़ें हो सकती हैं, ये चेंजेस। अच्छा आखिरी पॉइंट, इफ द एजेंट इज विलिंग टू एक्सप्लोर ए लिटिल, लिटिल एक्सप्लोर करना चाहता है, एंड डू सम सब ऑप्टिमल एक्शंस इन द शॉर्ट रन। इससे मुराद फॉर एग्जांपल, इसको समझने के लिए आप सरगोदा से लाहौर वाली एग्जांपल लेने जा रहे हैं, वापसी सुक्के की इंटरचेंज के ऊपर आप रुक गए, या चलें अभी आप नहीं रुके, आप सुक्के की इंटरचेंज से पीछे थे, कोई 10-15 किलोमीटर पीछे थे, एजेंट ने आपको बताया कि आगे आगे जी एक पॉइंट आने वाला है, ये सुक्के की है इंटरचेंज है, और यहाँ पे खाने पीने की चीज़ें और सारा रेस्ट एरिया और सारे हर चीज़ मौजूद है, आपको ये पता लग गया। तो बाज अगर एजेंट क्या करना चाहता है कि अभी वो इसी जा तो उधर ही रहे हैं, लेकिन वो एक चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहता है, देखना चाहता है कि ये एक चीज़ है, चले विजिट कर लें, कुछ खा पी लेंगे, देख भी लेंगे, टू हेल्प मच बेटर एक्शन फॉर द लॉन्ग रन। और जब हो सकता है वो जो पीछे कस्टमर बैठा है उसने भी कुछ खाना पीना हो, बाज़ वो भी अपनी फीडबैक दे सकता है, वो भी कि मैंने इधर रुको भाई मैंने खाना है, तो बहरहाल वो फिर डिसीजन करता है कि इधर इधर रुकना है आपने, और ये फ्यूचर में दूसरे पैसेंजर्स के लिए बेहतर होगा। तो प्रॉब्लम जनरेटर जॉब है इज टू सजेस्ट दीज एक्सप्लोरेटरी एक्शंस, ये जो एक्सप्लोरेटरी एक्शंस हैं वो जो अपने रूट से हट के उधर साइड पे उसने उतरना है, या मोटरवे से नीचे उतर के जीटी रोड के ऊपर जाना है, ये जितने भी कोई इस तरह के एक्शंस होंगे, प्रॉब्लम जनरेटर जो है ये उसकी जॉब है कि ये सजेस्ट करेगा ये सारे सॉल्यूशंस और एक्शंस परफॉर्मेंस एलिमेंट। तो ये है लर्निंग एजेंट का स्ट्रक्चर। और अब ये आपकी असाइनमेंट नंबर 2 है कि आप ये इस लिंक के ऊपर जाएं, इसके ऊपर वैक्यूम क्लीनर वर्ड के बारे में कुछ बताया गया है, उसका सोर्स कोड भी दिया गया, आप उस सोर्स कोड को डाउनलोड करें, उसको कॉन्फ़िगर करने की कोशिश करें, उसको चलाएं और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस उसके गेट करें, और फिर आप अपने लफ्ज़ों में एक रिपोर्ट लिखें कि आपने उसके अंदर क्या देखा, क्या उसके अंदर आपने पाया, कैसे वो प्रोग्राम चलता है, कैसे वो डिसीजंस लेता है, और उसके सोर्स कोड को एक्सप्लेन करें कमेंट्स के बाद। बहुत ज़्यादा मॉड्यूल वाइज या कुछ दो दो तीन तीन स्टेटमेंट्स लेके उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, तो पूरी एक रिपोर्ट बनाएं 3-4 पेजेस की, उसके अंदर कुछ आउटपुट स्क्रीन शॉट्स भी लगाएं, और फिर किसी वक्त भी तैयार रहें कि मैं आपसे उसके बारे में पूछ सकता हूँ। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।